हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज हम आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र आता है, जिससे संबंधित हम आज भाग 2 लेकर आए हैं। यह एक नोट्स है जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 3 के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में देखते हैं। प्लेटो, जन्म 427 ईसा पूर्व। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक, इयॉन, सिम्पोजियम, सोफिस्ट, स्टेटसमैन, क्रिटो, ये सभी प्लेटो की पुस्तक के हैं। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व। अरस्तु की पुस्तक का नाम है पेरिपोएटिकेस। रिटोरिक ग्रंथ है, पॉलिटिक्स ग्रंथ है। आगे हम देखते हैं लोजाइनस। लोजाइनस का जन्म 1 से 3 ईस्वी में हुआ। इनकी रचना है पेरी इप्सोस। हेगेल का जन्म 1770 ईस्वी में। हेगेल की रचना है द फेनोमोनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक ग्रंथ है। वर्डसावर्थ का जन्म 1770 ईस्वी। वर्डसावर्थ की पुस्तक है लिरिकल ब्लेडर्स द प्रेयोल्ड। कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी। कॉलरिज की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया, लेक्चर्स ऑन लिटरेचर पुस्तक। आगे हम देखते हैं पी.बी. शैली, जन्म 1792 ईस्वी। पी.बी. शैली की पुस्तक ए डिफेंस ऑफ पोइट्री। मैथ्यू अर्नल्ड का जन्म 1822 ईस्वी। मैथ्यू अर्नल्ड की पुस्तकें हैं एसेज ऑन क्रिटिसिज्म पुस्तक, लिटरेचर एंड डोगमा पुस्तकें। बेनेडिक्टो क्रोचो का जन्म 1866 ईस्वी। इनकी पुस्तक एस्थेटिक्स पुस्तक, लॉजिक ग्रंथ है। एजरा पोंट का जन्म हुआ 1885 ईस्वी। एजरा पोंट का ग्रंथ है मेक इट न्यू। टी.एस. इलियट का जन्म 1888 ईस्वी में हुआ। इलियट की पुस्तकें सिलेक्टेड स्पेसेज ग्रंथ, पोइट्री एंड ड्रामा ग्रंथ, द सेक्रेड बुक ग्रंथ, द वेस्टलैंड ग्रंथ है। आगे हम देखते हैं आइए रिचर्ड, जन्म 1893 ईस्वी। इनकी पुस्तकें देखते हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, पोएटिक्स एंड साइंस ग्रंथ, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ग्रंथ। जॉक देरिदा का जन्म 1930 ईस्वी। इनकी पुस्तक देखते हैं स्पीच एंड फेनोमिना, द एंड ऑफ मैन ग्रंथ, राइट टू फिलोसॉफी ग्रंथ, राइटिंग एंड डिफरेंस ग्रंथ। व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय चिंतन का श्रेय प्लेटो को प्राप्त है। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत की प्रमुख दृष्टियाँ: पहला आत्मवादी, दूसरा वस्तुवादी, तीसरा प्रत्ययवादी। चौथा अनुभववादी। प्लेटो का काव्य सिद्धांत। प्लेटो प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। इनके दर्शन के अनुसार विचार ही परम सत्य है और यह संसार उसी का अनुकरण है। इसके दर्शन में 5 विषयों का उल्लेख है। पहला आदर्श राज्य की अवधारणा, ज्ञान मीमांसा, आत्मा की अमृतत्व सिद्धि, सृष्टिशास्त्र, प्रत्यय सिद्धांत। कलाकार अनुकरण का इस संसार का अनुकरण करता है, इसलिए उनकी कलाकृति सत्य के 3 गुनी दूरी पर है। प्लेटो के शब्दों में कला सत्य से त्रिधा अपेत है। कवि के आधार को ही अर्थात मिथ्या तथा काव्य का प्रभाव को अशुभ बताने के
कारण प्लेटो ने आदर्श राज्य में कवि की उपयोगिता को नहीं स्वीकारा। वे कहते विवेकहीन अपरिपक्व मन पर दुष्प्रभाव डालने वाले साहित्य पूर्णतः निषेध होना चाहिए, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। इन्होंने काव्य रचना को लेकर विधा के चयन तक में ईश्वरीय शक्ति का प्रभाव माना है। आगे हम देखते हैं अरस्तु के कवि सिद्धांत। अरस्तु ने काव्य रचना के लिए सबसे पहले विचारों को जरूरी माना। अरस्तु कवि के लिए छंदों का अनिवार्य नहीं मानते हैं। अनुकरण सिद्धांत कवि कला को ये सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। अरस्तु ने अनुकरण के 3 प्रकार किए हैं। पहला जैसी वे हैं, दूसरा जैसी वे समझी जाती है, तीसरा जैसी वे होनी चाहिए। इस अनुकरण व चित्रण में कवि की भावना और कल्पना का निश्चित ही योगदान होगा। अनुकरण को सृजनात्मक क्रिया मानते हैं। अरस्तु ने कला को संवेदना और विधायी शक्ति से जोड़ा। उन्होंने सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया है। अरस्तु चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि का अनुकरता है। त्रासदी विवेचन का कथन यह ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसका पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। मुख्य विशेषता है कार्य व्यापार का अनुकरण। इसकी भाषा लय सामंजस्य गीत से बनती है। कार्य व्यापार गंभीरपूर्ण विस्तृत होता है। कार्य व्यापार अभिनय द्वारा प्रस्तुत होता है। कार्य व्यापार करुणा और भय को उद्धृत कर इन भावों के विवेचन करता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं: कथानक, चरित्र, विचार, भाषा, गीत, दृश्य। अरस्तु का कथन दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो कि करुणा और भय को उद्धृत कर इन भावों को उचित विवेचन करे। विवेचन सिद्धांत या यूनानी शब्द कथासिस का हिंदी रूपांतरण है। पूरे काव्य शास्त्र में अरस्तु ने सिर्फ एक बार इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका प्रयोग दुखांतक के प्रवाह के प्रसंग में आता है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना है। दुखांतक देखने के बाद व्यक्ति को उसके क्लेशकर भावों से मुक्ति मिल जाती है, चाहे वह अकाल्पनिक ही क्यों ना हो। आगे हम देखते हैं वर्डसवर्थ का कवि भाषा सिद्धांत। वर्डसवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर कवि भाषा संबंधी चिंतन किया, जो लिरिकल विलेडेस नाम से 1798 में प्रकाशित हुआ। लिरिकल विलेडेस को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके दूसरे संस्करण की भूमिका जो 1800 ईस्वी में छपी थी, जिसका नाम है प्रीफेस टू लिरिकल विलेडेस था, जो था 17वीं-18वीं शताब्दी की कवि संबंधी नव अभिजात्यवादी मान्यताओं को प्रभावित किया। वर्डसवर्थ ने अपने से पहले की भाषा को दूषित, विकृत, चमकीली, भावहीन कहा। काव्य भाषा संबंधी वर्डसवर्थ की मान्यता ग्रामीणों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। प्राचीन कवियों की भाषा सहज सरल थी। बाद के कवियों की भाषा को कृत्रिम व आडंबरपूर्ण बनाया। वर्डसवर्थ ने कवियों को सहज भाव का उच्छलन कहकर कवि की दृष्टि से रचना प्रक्रिया की आरंभिक स्थिति को प्रकट किया। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है। कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी। फैंटेसी शब्द ग्रीक के फतांसिया शब्द से निकल है और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनतियो से है। कॉलरिज के अनुसार कला या कवि की उत्पत्ति भाव की तीव्रता से होती है। वे संवेदना के साथ मिलकर काम करता है। इस प्रकार अनुभूति, संवेदना और भाव का त्रय
कला का जनक है। कविता भाव की तीव्रता और संवेदना के परस्पर मिलन से उत्पन्न होती है। फैंटेसी के लिए रम्य अथवा ललित कल्पना शब्द का प्रयोग होता है। इमेजिनेशन के लिए कल्पना का। कॉलेज को कल्पना के विवेचन की प्रेरणा वर्ड सावर्थ के काव्य पाठ से मिली है। कॉलेज ने कल्पना के दो भेद किए, पहला मुख्य कल्पना सामान्य मनुष्य की कल्पना, दूसरा गौण कल्पना, गौण या रम्य कल्पना कवि की कल्पना। कॉलेज का जो काव्य संबंधी चिंतन रहा उसके मूल्य भारतीय काव्य शास्त्र में दिखाई देता है। कॉलेज के आलोचना का प्रस्थान बिंदु तो भाव और अनुभूति है, पर उसकी परिणति बोध में होती है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस प्रकार भिन्न है कि उसका तत्कालीन प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। टी.एस. इलियट के बारे में अब देखते हैं हम। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, इसके अनुसार कला व्यक्तित्व की अभिव्यंजना नहीं बल्कि उससे पलायन है। इलियट ने कला को दूर से देखी जाने वाली वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। इलियट के अनुसार स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उसका दमन करती है। अच्छी कविता वह होती है जिसमें कवि अपने भावनाओं से तटस्थ रहते हुए रचनाशील रहता है। परंपरा सिद्धांत, इसके अनुसार किसी भी रचना का मूल्यांकन रचनाशीलता की संपूर्ण परंपराओं की अपेक्षा में होने चाहिए। किसी रचना का महत्व उतना ही है जितना सामंजन व संपूर्ण परंपरा में करती है। नई कवियों के लिए वे अतीत के ज्ञान को जरूरी मानते हैं। भोगने वाले मन और रचना करने वाले मन में अनिवार्य एक अंतराल बना रहता है और जितना ज़्यादा यह अंतराल होता है रचना उतनी ही महान होती है। आलोचना सांस की तरह अनिवार्य एवं नैसर्गिक क्रिया है। सच्ची आलोचना व सूक्ष्म प्रशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है। कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। आइए रिचर्ड के सिद्धांत देखते हैं। मूल सिद्धांत, रिचर्ड कवि का मूल उसकी क्षमता से आंकते हैं। इसके अनुसार जो कवि पाठक जितना ज़्यादा प्रभावित करेगी उसकी संप्रेषणीयता उतने ही अधिक रहेगी। ये कला की अलौकिकता का खंडन करते हैं। रिचर्ड के अनुसार काव्य अनुभव से मनोभावों का संतुलन और सामंजस्य होता है। रिचर्ड ने मनोवृत्तियों के दो प्रकार बताए, पहला ऐसना वस्तुओं के लिए मन में आकुलता, दूसरा प्रतिकूल ऐसना वस्तुओं के प्रति विमुखता। कला तथा कला अनुभूति जीवन के मानव व्यापारों से संबंध है, उसे भिन्न अथवा पृथक नहीं। मानव क्रियाओं में से कला सर्वाधिक मूल्यवान क्रिया है। आलोचना के दो आधार हैं, मूल व्यवस्था और संप्रेषणा। रिचर्ड की मूल चिंता कविता या कला के संप्रेषण की रही है। संप्रेषण सिद्धांत, संप्रेषण के लिए मन की अनुभूतियों का परस्पर प्रभावित होना जरूरी है। संप्रेषण के दोनों अनुभूतियों के स्वरूप समान होने अनिवार्य है। संप्रेषण के दौरान दूसरी अनुभूति पहली अनुभूति के माध्यम से उत्पन्न होनी चाहिए। दोनों अनुभूतियों में समानता जितनी अधिक होगी संप्रेषण उतना सुलभ होगा। कविता बिना संप्रेषण हुए अपने अर्थ को हासिल नहीं हो सकती। काव्य भाषा सिद्धांत, भाषा ही संप्रेषण का मूल आधार है। रिचर्ड ने भाषा को दो रूप प्रकट किए हैं। पहला वैज्ञानिक अंतर्गत निरूपण, शासूचन, निर्देशन आता है।
दूसरा है रागात्मक, इसके अंतर्गत भावों का उद्बोधन होता है। कवि में प्रयुक्त भाषा को अनेक कार्य करने पड़ते हैं। भाषा में अर्थ के 4 प्रकार हैं। पहला मुख्य अर्थ, दूसरा भावना, तीसरा वचन भंगी, चौथा उद्देश्य। रिचर्ड के बारे में देखते हैं। कवि की अनुभूतियों और जीवन की अनुभूति में कोई अंतर नहीं होता। कलाकार का मनोविज्ञान अध्ययन का निष्फल क्षेत्र है। लोजाइनस का कथन, इन्होंने पेरी इप्सुस में उदात्त को कवि की आत्मा माना। यह मूलतः एक भाषा शास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना पत्र के रूप में की गई है। इसके 2/3 भाग ही उपलब्ध है। प्रथम भाग में उदात्त शैली का विवेचन किया गया है, दूसरा भाग में कला के मूल तत्वों का। आगे हम देखते हैं रूसी रूपवाद। रूसी रूपवाद यह एक कलावादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य रूस में 1920 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें रचना की बनावट, रूप पर बल दिया जाता था। बोरिस इकेनबाम, रोमन जैकोब्सन इस आंदोलन में प्रमुख हैं। मॉस्को और पीटर्सबर्ग रूपवादियों में प्रमुख केंद्र थे। यह आंदोलन साहित्य के स्वायत्त और स्वकेंद्रित मानता है, रचना को महत्व देता है, रचनाकार को नहीं। इसमें साहित्य का संबंध वर्तमान से होता है, इतिहास से नहीं। रूपवाद परंपरा से चली आ रही काव्य दृष्टि को नकारता है। ये कविता के अध्ययन के क्षेत्र में चमत्कार पर बल देते हैं और अपने को रूप तक ही सीमित कर लेते हैं। नई समीक्षा, यह अंग्रेजी शब्द न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। विश्वीं सदी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह रचना को केंद्र में रखता है, रचनाकार को नहीं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर J.E. स्पेनगर ने पहली बार 1910 में नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया। नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्रेय जॉन क्रेरेंसम तथा उनकी पुस्तक दी न्यू क्रिटिसिज्म को जाता है। नई समीक्षा की प्रवृत्तियों की प्रमुख चर्चा 1922 में द फ्यूजिटिव में मिलती है। एजरा पाउंड, T.S. एलियट, I.A. रिचर्ड का जिक्र शुरुआती नई समीक्षा के रूप में आता है। नई समीक्षा रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विश्लेषण के लिए रचना का गंभीर पाठ आवश्यक है। इसमें भाषा के सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य कार्य होना चाहिए। संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर मूल्यांकन की दृष्टि जरूरी नहीं। आगे देखते हैं हम मिथक। यह अंग्रेजी के मैथ शब्द से बना है। मिथकों के माध्यम से आदिम संस्कृति की संरचनाओं का अध्ययन तथा उनकी आपस में तुलना की जाती है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार मिथक के वर्ग मिथक के 2 खंड व प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक। आगे हम देखते हैं धार्मिक मिथक के 2 खंड, देव स्वरूप संबंधी और कर्मकांडी संबंधी। मिथक धार्मिक आख्यानों, कर्मकांडों तथा संस्कृतियों से गहरे अर्थ में जुड़े होते हैं। मिथकों में सामान्यतः 3 हिस्से में बांटा जाता है। पहला सृष्टि संबंधी मिथक, दूसरा प्रलय संबंधी मिथक और तीसरा देवताओं के प्रेरणाचार संबंधी। लेवी स्ट्रॉस, फ्रायड, युंग, हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र जैसे विद्वानों ने मिथक पर चिंतन किया है। फेटेंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फेटेसिया से हुई। यह अमूर्त को मूर्त रूप देती है। इसका संबंध फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद से भी है। मुक्तिबोध ने फेटेंसी का सर्वाधिक प्रयोग अपनी कविताओं में किया।
फैंटेसी के प्रयोग की दृष्टि से मुक्तिबोध की लंबी कविता ब्रह्म राक्षस महत्वपूर्ण है। फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है। इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन में घटित होने वाली घटना की विघटित और बेतरतीब बिंबवलियों से है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। प्रतीक। प्रतीक से तात्पर्य चीन से है। 1886 में फ्रांस में प्रतीकवाद के रूप में मई एक नया साहित्यिक आंदोलन शुरू हुआ। वस्तुतः प्रतीकवाद हेगेल तथा शोपेनहावर के आदर्शवाद से प्रभावित है। इटस ने प्रतीक के दो भेद माने, पहला ध्वनि प्रतीक, दूसरा विचार प्रतीक। सर्वप्रथम प्रतीकवाद की प्रवृत्ति बादलेयर मलारमे की रचनाओं में दिखाई देती है। प्रतीकवाद रचना में शाश्वत सत्य की व्यंजना पर बल देता है। प्रतीकवाद अर्थवादी दृष्टि की वस्तु प्रज्ञता का विरोध करता है। प्रतीक में बाह्य जगत के अर्थात को महत्वहीन बताया है। हिंदी में प्रयोगवादी कवियों का प्रतीकवाद का प्रभाव मिलता है। आचार्य शुक्ल ने प्रतीकवाद को चित्रभाषावाद के नाम से भी अभिहित किया है। आगे हम बिंब देखते हैं। जब किसी पदार्थ को चित्रबद्ध करके एक मूर्त रूप में दिया जाता है तो उसे बिंब कहते हैं। कवि टी.ई. होम को बिंबवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। एजरा पाउंड, एमी लवेल, फ्लिंट, डी.एच. लॉरेंस, टी.एस. इलियट बिंबवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं। नई समीक्षा ने बिंब को मनुष्य की संपूर्ण जटिल मानसिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य शुक्ल ने फ्लिंट को बिंब का प्रवर्तक माना है। हिंदी समीक्षा में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपनी निबंध भाव या मनोविकार में 1915 ईस्वी में किया। शुक्ल जी के अनुसार रूप विधान के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष रूप विधान, दूसरा स्मृत रूप विधान, दूसरा कल्पित रूप विधान। बिंबवाद का योगदान। गरिमा, अनुशासन तथा संतुलन की प्रतिष्ठा। भाषा की सहजता और प्रभाव बल। काव्य में विचार पक्ष की पुनः स्थापना। छंदों के बंधन से मुक्ति। भाषा में नाद और लय की पहचान। मित्रों, साहित्य शास्त्र का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। जो यूजीसी नेट जीआरएफ इकाई 3 के लिए अति महत्वपूर्ण था वो आज क्लास समाप्त हुआ। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।